हेलो बच्चों, कैसे हैं जी आप सब? सब बच्चे बढ़िया है। अच्छा अच्छा, चलिए हम भी बढ़िया हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं जी आप सब? सब बढ़िया, हम भी बढ़िया। चलो सब लोग ध्यान दोगे। हम लोग बात कर रहे थे पिछले टॉपिक में इनकम टैक्स में बेसिस ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सभी बातें हम लोग कर लिए थे। फिर टैक्स कितने तरह के होते हैं, है ना, ये सभी बातें हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस। ध्यान रखोगे, सब लोग हेडिंग डालें रेजिडेंशियल स्टेटस। फटाफट सब लोग हेडिंग डाल देंगे रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। देखोगे हम लोग को इसमें पढ़ना क्या क्या है। सेक्शन 5 पढ़ना है हम लोग को, जो क्या बताएगा आपको, मीनिंग ऑफ टोटल इनकम, है ना। टोटल इनकम की मीनिंग क्या है, ये बात डिफाइन करेगा आपका सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 6 बताएगा आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। फिर सेक्शन नंबर 7 आपको बताएगा इनकम ड्यू टू रिसीव इन इंडिया। कौन कौन सी इनकम मानी जाएगी इंडिया में रिसीव है, कौन सी इनकम मानी जाएगी इंडिया के बाहर रिसीव है, या कौन सी इनकम इंडियन इनकम है, कौन सी इनकम आउटसाइड की इनकम है। फिर देखोगे आप लोग, हम लोग सेक्शन 8 नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं। फिर देखोगे सेक्शन नंबर 9 है इनकम डीम टू एक्रू एंड एराइज इन इंडिया। ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिसको आप ये मान लेते हो कि वो इनकम कौन सी आपकी इंडियन इनकम, ठीक है। तो देखोगे सभी बच्चे, आज हम लोग को पढ़ना क्या है, इन्हीं 5 बातों को पढ़ना है ना। तो नया चैप्टर आ गया आज हमारा, थोड़ा थोड़ा हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखोगे हम लोग पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लायबिलिटी। इसमें पहला पढ़ोगे सेक्शन 5 मीनिंग ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस, 7 इनकम ड्यू टू रिसीव इन इंडिया, 8 जो नहीं जरूरत है, 9 क्या है, इनकम ड्यू टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया, ठीक है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपने टॉपिक को, जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। तो ध्यान रखो कि जब हम पढ़ेंगे तो हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जिसके बारे में हम यहाँ बात करें। तो देखोगे सब लोग हेडिंग डाल दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखोगे सब लोग वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला देखोगे टोटल इनकम ऑफ एसएससी इज बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनएसएससी। एक चीज ध्यान रखो, अगर कोई पर्सन है आप उसके ऊपर टैक्स कब लगाओगे, हम उसके ऊपर टैक्स तभी लगा सकते हैं जब वो इंडियन स्टेटस को फॉलो कर रहा हो। अगर आप ध्यान दो, देखो जब मैं आपसे बात करता इंडिविजुअल की, तो मैंने आपसे वहां बात किया था प्रियंका चोपड़ा इंडियन रेजिडेंट, सॉरी इंडियन सिटीजन है। सिटीजन का मतलब क्या होता है बताओ भाई, सभी बच्चे एक बार सिटीजनशिप को डिस्कस करें हमारे साथ। आइए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले यहां से सारे बच्चे यहां से लिखना स्टार्ट करें। सभी बच्चे यहां से नोट करें। देखो हमने आपको पढ़ाया था पर्सन की डिफिनीशन में कौन कौन कवर है, इंडिविजुअल कवर है, कंपनी कवर है,
है ना। अब ध्यान दोगे आप लोग, अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का जो स्टेटस है वो किस पर डिपेंड करता है? ध्यान रखोगे, इंडिविजुअल है, इसके स्टेटस डिपेंड करते हैं बेस्ड ऑन डेथ। एक पर्सन अगर रेजिडेंट है तो आपको चेक करना पड़ेगा वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन रहा है। एक ऐसा पर्सन जो इंडिया में प्रीवियस ईयर में रहा नहीं, वो हमारे यहाँ के रेजिडेंशियल स्टेटस को फॉलो करता ही नहीं है, तो यहाँ टैक्स देने के लिए वो लायबल नहीं रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखोगे। ऐसा पर्सन जो इंडिया में परमानेंट रह रहा है, जो यहाँ के रेजिडेंशियल स्टेटस को फॉलो कर रहा होगा, वही हमारे यहाँ टैक्स देने के लिए लायबल होगा। इस बात को ध्यान रखोगे आप। अब देखो सवाल ये उठता है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है कि पर्सन आपके यहाँ या आपकी कंट्री में कितने समय तक रहा, स्टे किया। अब आप देखोगे ध्यान से, जब हम बात करेंगे इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल का जो स्टेटस है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज पर। इस बात को ध्यान रखोगा। द कॉमर्स ऑफ फैमिली से जुड़ा हुआ जितना भी बच्चा है, हमारी एक बात ध्यान से सुनेगा, जब भी आप टैक्स इंप्लीमेंट पढ़ेंगे और आप रेजिडेंशियल स्टेटस कवर कर रहे होगे इंडिविजुअल का, हमेशा ध्यान रखोगे आपको किस पर डिपेंड रहना है? डेज पर। किसके लिए? अगर इंडिविजुअल से रिलेटेड है, आप किस पर डिपेंड होंगे? नंबर ऑफ डेज। फिर अगर कंपनी है तो कंपनी में ध्यान दोगे ये किस पर डिपेंड करता है? पोयम पर। अब देखो हमारा सवाल ये है कि पोयम का मतलब क्या होता है? ध्यान दोगे, देखोगे पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, है ना। देखो पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल में कवर है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस किस पर डिपेंड करता है? बेस्ड ऑन डेज पर। बट ध्यान दोगे अगर ऐसा कोई पर्सन है जो इंडिविजुअल नहीं है, अदर देन इंडिविजुअल है, अगर कंपनी है, तो किस पर डिपेंड करेगा? पोयम पर। एंड पोयम मीन्स होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, है ना। देखोगे आप ध्यान से, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जहां से आप की मैनेजरियल डिसीजन ले रहे हो, जहां से आप लीगल डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, या जहां पर आप की मैनेजरियल पर्सन को बिठा रखे हो, ठीक है, ये सभी बातें ध्यान रखोगे। या जहां से आपका मैनेजमेंट और कंट्रोल गवर्न कर रहा हो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखोगे। फिर आगे बढ़ोगे जब, इसके बाद जितने भी बच गए हमारे, अब बच गया कौन कौन बेटा? देखोगे आप ध्यान से, हिंदू अंडेड फैमिली HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI एंड फर्म। इन सभी का किस पर डिपेंड करता है? इन सभी का डिपेंड करता है बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस काउंट कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज। अगर आप कंपनी का फॉलो कर रहे हैं, आपको चेक करना पड़ेगा वहां का पोयम का मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसके अलावा जितने बच गए हैं, आप उनका क्या चेक करोगे? कंट्रोल और मैनेजमेंट। ठीक है, तो आओ देखते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स को। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा यही बात बोला कि टोटल इनकम जो SSC की है वो किस पर डिपेंड करती है? रेजिडेंशियल स्टेटस पर। अगर आप इंडिया का स्टेटस कवर कर रहे हो, आप टैक्स पे करने के लिए इंडिया में लायबल हो, अदरवाइज आप इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हो। इस बात को आप ध्यान रखोगे। आगे देखते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पढ़ेंगे सभी बच्चे मेरे। रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली। अब एक चीज ध्यान रखो, जब हम लोग बात करें थे पर्सन, तो पर्सन के डिफिनेशन में 7 थे। इंडिविजुअल था, HUF था, कंपनी था, AOP था, BOI था, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बहुत सारे थे। यहां पर क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको जितनी कैटेगरी है पर्सन की उसका अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, इंडिविजुअल का डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज पर। फिर दूसरा मैंने आपको बताया कंपनी का डिपेंड करता है किस पर? कंट्रोल मैनेजमेंट पर। बाकी जो बच गए हैं, सॉरी, कंपनी का डिपेंड करता है पोयम पर। बाकी जितने बच गए आपके, उनका किस पर डिपेंड करता है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पर।
ठीक है, तो ध्यान रखो कि आप इनका सेपरेट सेपरेट आपको चेक करना रहेगा। फिर क्रक्स क्या निकल के आया यहां पर देखोगे, पढ़ लो सब लोग एक बार। लिखा है देयर आर सेपरेट सेट ऑफ रूल फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस। एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रूल रेगुलेशन बनाएंगे। जैसे इंडिविजुअल का अलग है जो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डेज पर। फिर कंपनी का अलग है जो किस पर डिपेंड करता है, पोएम पर। एंड बाकी जो बच गए हैं उनके कंट्रोल और मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। बस इतनी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा था। आगे देखते हैं। फिर तीसरे में बोला इसने रेजिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर द प्रीवियस ईयर। हमेशा हमने जब आपको बेसिक पढ़ाया तो बताया कि हमेशा हम लोग प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं। तो हमेशा आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के रेजिडेंशियल स्टेटस को काउंट करेंगे, ना कि और किसी स्टेटस को। क्योंकि हमको टैक्स प्रीवियस ईयर के इनकम पर देना है, तो हम काउंट क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ध्यान रखोगे हमेशा क्या करना है, हमको काउंट करना है प्रीवियस ईयर। बिकम वी हैव टू डिटरमाइन दी टोटल इनकम ऑफ दी प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, यहां तक सब बच्चा लोग लिख लेगा आराम से। तो तीन बातें देखेंगे। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला हम लोगों ने पढ़ा कि जो इनकम टैक्स है वो किस पर बेस्ड है, या इनकम लगाने का जो तरीका है हमारा वो किस पर डिपेंड करता है, रेजिडेंशियल स्टेटस पर। अगर आप यहाँ का रेजिडेंशियल स्टेटस फॉलो करते हो तब तो आपके ऊपर टैक्सेबल है, अदरवाइज आप यहाँ की इनकम के ऊपर टैक्सेबल नहीं। जैसे अगर आप ध्यान दो, प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिटीजन है ना, प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिटीजन है, बट इंडियन स्टेटस को कवर नहीं करते। इंडियन रेजिडेंशियल स्टेटस को कवर नहीं करें, इसलिए वो यहाँ टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं। बट अगर ध्यान दो आप, नोरा फतेह ने क्या किया, इंडियन स्टेटस को फुलफिल किया है, इसलिए वो यहां टैक्स पे करने के लिए लायबल है ना। वो श्रीलंका की अभिनेत्री, क्या नाम है उनका, कोई बताएगा हमको, क्लास में सब बहुत बोल रहे थे, जैकलीन इंडियन सिटीजन है, श्रीलंकाई है वो, बट वो इंडिया में रह रही है लगातार और इंडियन स्टेटस को फुलफिल कर रही है, तो वो यहां टैक्स पे करने के लिए लायबल मानी जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब देखो, एक इंडिविजुअल पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है, जरूरी नहीं है कि वो इंडियन स्टेटस को फॉलो कर रहा हो और इंडिया में पे करने के लिए टैक्स लायबल। और यह भी जरूरी नहीं है एक आउटसाइडर पर्सन जो इंडिया में नहीं रहता हो, वो इंडिया का सिटीजन ना होने के बाद यहाँ का स्टेटस फॉलो करता है, इसलिए उसको यहाँ टैक्स पे करने के लायबल किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखो कि सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक पर्सन सिटीजन ना होते हुए भी यहाँ पर टैक्स पे करने के लायबल है, और एक पर्सन सिटीजन होते हुए भी यहाँ टैक्स पे करने के लायबल नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। सानिया मिर्जा को ध्यान रखो, उन्होंने पाकिस्तान में शादी कर लिया। अगर वो पाकिस्तान में शादी कर ली है तो वो इंडिया में रहती नहीं, कभी कदार आती है, तो क्या वो यहाँ का रेजिडेंशियल स्टेटस फॉलो करती हैं? तो आंसर आपका नहीं। बट क्या वो इंडियन सिटीजन नहीं है? इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन होने के बाद वो इंडियन रेजिडेंशियल स्टेटस को फॉलो नहीं करती, इसलिए इंडिया में टैक्स देने के लायबल नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट लिखेंगे सब लोग। क्या लिखा है पॉइंट नंबर 4, अ पर्सन में बी रेजिडेंट मोर देन वन कंट्री। एक पर्सन रेजिडेंट हो सकता है एक से अधिक कंट्री का फॉर वन प्रीवियस ईयर, एक प्रीवियस ईयर। एक पर्सन इंडियन रेजिडेंट हो सकता है, या सॉरी, एक से अधिक कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है एक प्रीवियस ईयर। अब ये डिपेंड करता है उस कंट्री के टर्म एंड कंडीशन पर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात को। पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इसके लिए।
नोट कर लें सब लोग यहाँ पर। देखो पॉइंट नंबर 5 को ध्यान से पढ़ोगे। सिटीजनशिप ऑफ कंट्री एंड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट कंट्री आर सेपरेट कॉन्सेप्ट। हमने अभी देखो यही बात बताई आपको। प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिटीजन, सानिया मिर्जा इंडियन सिटीजन, बट इंडियन रेजिडेंशियल स्टेटस को फॉलो नहीं करती हैं, इसलिए इंडिया में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं रहेंगी। इस बात को आप ध्यान रखो। बट नोरा फतेह एंड जैकलीन इंडियन सिटीजन नहीं है, बट इंडियन रेजिडेंशियल स्टेटस को फॉलो करती है, इसलिए इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लायबल मानी जाएंगी। इस बात को आप ध्यान रखोगे। 1 मिनट बेटा, बोर्ड बंद हो गया, लाइट चली गई है। 2 मिनट वेट कर लेंगे सब लोग। लाइट चला गया है, बोर्ड बंद हो गया है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया इसमें भी आजकल इन्वर्टर से। यहां तक जो आपको बताया गया है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताएगा। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हो, वो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करता रहे। चलो देखो सब लोग फटाफट। देखो हम लोग फिक्स पॉइंट पढ़ रहे थे, है ना। हमने आपको बताया सिटीजनशिप एक कंट्री की और रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना। अ पर्सन कैन बी एन इंडियन नेशन और सिटीजन। एक पर्सन इंडियन नेशन एंड सिटीजन का हो सकता है, बट मे नॉट बी रेजिडेंट इन इंडिया, है ना। जैसे अगर आप ध्यान देखो, सानिया मिर्जा और प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिटीजन हैं, बट इंडियन रेजिडेंशियल स्टेटस को वो फुलफिल नहीं करती हैं, इसलिए वो टैक्स पे करने के लिए यहां पर लायबल नहीं। फिर ऑन द अदर हैंड, अ पर्सन में बी अ फॉरेन नेशन और सिटीजन बट मे बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। तो ध्यान रखोगे आप लोग, क्या कह रहा है ये, कह रहे एक पर्सन इंडियन सिटीजन या इंडियन नेशन का नहीं है, बट वो टैक्स पे करने के लिए लायबल है। ये बात किस पर डिपेंड करती है, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो वो बताए। छठा पॉइंट लिखोगे, पढ़े भाई अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 देखोगे। इनकम टू बी रिसीव इन इंडिया, ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई है, द इनकम शुड बी फर्स्ट रिसीव इन इंडिया, तो माना जाएगा पहले वो इनकम इंडिया में रिसीव हुई। ऐसी कोई इनकम जो इंडिया में रिसीव है, वो इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी। फिर इफ एन इनकम रिसीव फर्स्ट आउटसाइड इंडिया एंड सेंड टू इंडिया, दैट इट शुड बी ट्रीटेड एज रिकवर आउटसाइड इंडिया। अब सपोज दैट मैं आउटसाइड इंडिया में पैसा, अमेरिका में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, पैसा कमा रहा हूं। ध्यान रखोगे ऐसे केस में क्या होगा, जो पैसा मैं वहां कमाऊंगा वो हमारी आउटसाइड इंडिया की इनकम है। ये उस कंट्री की इनकम मानी जाएगी जिस कंट्री में मैंने उस इनकम को कमाई, क्योंकि मैं उसको पहले वहां रिसीव करता हूं, उसके बाद इंडिया में भेजता हूं। वो इंडियन इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है, बट अगर मैं इंडिया में पढ़ा रहा हूं कोचिंग और उससे कोई पैसा कमा रहा हूं, ध्यान रखो कि वो मेरी इंडियन इनकम है और कहां टैक्सेबल होगी, इंडिया में। इस बात को ध्यान रखना। तो नोट कर लें यहां तक सब लोग, आराम से सभी बच्चे नोट करते रहे। नोटिंग में कोई लापरवाही ना करें आप लोग, ठीक है। देखोगे, इफ अ पर्सन रेजिडेंट इन प्रीवियस रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स। हमारे पास देखो इनकम के 5 सोर्स हैं, हमारे पास इनकम के 5 सोर्स हैं। अगर किसी भी एक सोर्स के लिए आपकी इनकम टैक्सेबल हो चुकी है, तो ध्यान रखोगे वो चारों सोर्स को ऑलरेडी एडजस्ट कर देगा, क्योंकि हम यहां पर इनकम या रेजिडेंशियल स्टेटस किसका कैलकुलेट करें, किसी पर्सन का, ना कि हम इनकम का कैलकुलेट करें। ध्यान रखोगे। फिर से एक बार इस पॉइंट को सुनेंगे। एक पर्सन
मान लेते हैं वो इंडिविजुअल है, उसके सैलरी के हेड का स्टेटस हम लोग कैलकुलेट या कंप्यूट कर रहे हैं। तो ध्यान रखो कि सैलरी के अलावा भी जो चारों हेड बच गए हैं उसके भी वही सेम आंसर होंगे जो सैलरी के हेड के माने जा रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखो, बट ध्यान रखो अगर सॉरी ठीक है, अब आगे बढ़े फिर। तो कहने का मतलब क्या हो गया, हम यहां पर इनकम के सोर्स का स्टेटस नहीं फॉलो कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यहां पर पर्सन का स्टेटस या रेजिडेंशियल स्टेटस फॉलो कर रहे हैं। जब भी मैं बात करूं स्टेटस की, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे हम बात करें किसकी, रेजिडेंशियल स्टेटस की। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखोगे सब लोग। क्या ध्यान रखेंगे कि हम लोग किसी पर्टिकुलर सोर्स के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में नहीं बात करें, हम किसी पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करें। अगर कोई एक पर्सन केवल एक हेड से इनकम कमा रहा है तो उसकी पर्टिकुलर हेड की हम असेसमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ का है। अगर एक हेड का स्टेटस या एक पर्सन का स्टेटस एक हेड के लिए अगर हो गया तो चारों हेड के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है हम यहाँ पर स्टेटस किसका फॉलो कर रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं, पर्सन का, ना कि किसी सोर्स ऑफ इनकम का। इस बात ध्यान रखें। अगर कोई पर्सन का एक हेड का इनकम कैलकुलेट हो चुका है तो बाकी हेड का इनकम ऑलरेडी जब कैलकुलेट हो जाएगा तो स्टेटस की बात सब में सेम हो। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ, लिखा है एनी अनटैक्स पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, पुराना कोई अनटैक्स प्रॉफिट है जिस पे टैक्स नहीं लगा है। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉफिट है जो पुराना प्रॉफिट है जिस पर आपने टैक्स नहीं लगाया हुआ है, करेंट ईयर में उस इनकम को आप कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं करेंगे, चाहे वो आर की बात हो, आर में आर ओ आर की बात हो, आर में आर एन ओ आर की बात हो या एन आर की बात हो। अब ये सब क्या होते हैं, ये सब बातों को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद सब लोग इसको पहले समझ लें फिर हम लोग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रेजिडेंट, दो तरह के रेजिडेंट होते हैं, एक ऑर्डिनरी और दूसरा क्या है आपका नॉन ऑर्डिनरी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखोगे सब लोग। क्या ध्यान रखोगे, रेजिडेंट दो तरह का होता है, एक रेजिडेंट होता है एक नॉन रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी होता है एक नॉन ऑर्डिनरी होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो सब लोग, ये काम का बात है आपके लिए। फिर इसके बाद इसको नोट करेंगे सब लोग, 8-10 लाइन छोड़ के इसको नोट करो। लिख लोगे इस पे। देखो, जब बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की, ये दो तरह, अभी मैंने आपको बताया कि रेजिडेंट दो तरह का है, एक रेजिडेंट एक नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के दो पोर्शन, ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी। अब इंडिविजुअल और एचयूएफ की जब आप बात करोगे कैलकुलेशन की, तो ये हमेशा दो होंगे, एक होगा आपका रेजिडेंट, है ना। रेजिडेंट में क्या होगा आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, फिर नॉन रेजिडेंट में केवल एक ही होगा, इसमें कोई क्लास फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। इस बात को आप ध्यान रखो।
बट बाकी जितने बच गए एचयूएफ और इंडिविजुअल के अलावा इनका केवल दो ही होगा, एक रेजिडेंट होगा एक नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट का दो फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। ठीक है, पुट करो, सब बच्चा नोट कर लेगा यहाँ पर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो द कॉमर्स हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं शिवम तिवारी आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अच्छा, हम लोग पढ़े थे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हम लोगों ने 4 से 5 अपनी बेसिक की क्लास कर ली है। ऐसे बच्चे जो आज नए नए यहाँ पर बैठे हो वो अपनी चारों पांचों क्लास को एक बार कर लेंगे, उसके बाद ही इस क्लास में अपीयर होंगे। अदरवाइज उनको बेसिक चीजें समझ में नहीं आएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इनकम टैक्स के दूसरे लेक्चर को या दूसरे यूनिट को, जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। तो आइए हम लोग एक नई एनर्जी एंड नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। तो आइए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट हो गए यहां से। देखो, इसमें हम लोग को पढ़ना है सेक्शन 5 मीनिंग ऑफ टोटल टैक्स, फिर सेक्शन नंबर 6 रेजिडेंशियल स्टेटस, 7 इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया, ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव है। फिर सेक्शन 8 हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। सेक्शन 9 ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो डीम्ड टू बी एक्रूड एंड राइज इन इंडिया। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस। देखोगे, जब भी हम लोग बात करते हैं किसी पर्सन की, है ना, एक पर्सन हो सकता है इंडिया का रेजिडेंट हो। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे रेजिडेंट का मतलब क्या है और सिटीजनशिप से ये अलग कैसे है, सिटीजनशिप क्या होती है। तो ध्यान रखोगे, एक पर्सन इंडिया का सिटीजन है बट जरूरी नहीं है कि वो रेजिडेंशियल स्टेटस को फुलफिल कर रहा। ठीक है ना, तो आओ इसी के साथ हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखो नोट करें सब लोग यहां से। देखो, जब हम लोग बात कर रहे थे पर्सन का, सबसे पहली बात यह है कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट किसका करोगे, है ना। हम रेजिडेंशियल स्टेटस किसका फाइंड आउट करेंगे, तो आपका आंसर होगा आप रेजिडेंशियल स्टेटस पर्सन का कैलकुलेट करेंगे। किसका कैलकुलेट करेंगे? पर्सन का। अब पर्सन के डिफिनीशन में कौन कौन लोग कवर थे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे, रेजिडेंशियल स्टेटस आप किसका निकालोगे? रेजिडेंशियल स्टेटस आप निकालेंगे पर्सन का। पर्सन की डिफिनीशन में कवर कौन कौन है, ये बात ध्यान रखो। तो ध्यान रखोगे, ये इंडिविजुअल है, इसका स्टेटस आप अलग निकालोगे, कंपनी का अलग निकालो, फिर बाकी जो बच गए उनका अलग होगा। अब सवाल ये उठता है कि इंडिविजुअल का कैलकुलेशन जो रेजिडेंशियल स्टेटस का है वो कैसे होगा, फिर कंपनी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, फिर बाकी जो बच गए उन सबका कैलकुलेशन का बेस क्या है, किस प्रकार से उनका कैलकुलेशन किया जाएगा। बस इतनी सी बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। तो आते हम लोग देखते हैं, जब भी हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस का, बात करोगे आप इंडिविजुअल का, ये किसके बेस पर है? ये बेस्ड है ऑन डेट। यहां पर आप चेक करोगे, अगर कोई पर्सन कितने डेज इंडिया पे रहा, तो अभी जो टर्म कंडीशन हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड रूल में डिफाइन की गई है, हम उससे रिलेटेड अभी बातें करने वाले। फिर जब कंपनी की बात आप करोगे, कंपनी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपका पोएम पर। तो ध्यान रखो कि पोएम का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ध्यान रखोगे आप, कंपनी का किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है पोएम पर। और पोएम का मतलब क्या होता है? पोएम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहां से आपके मैनेजमेंट के डिसीजन की मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट किए गए हैं, जहां से पूरे आपके डिसीजन लिए जाते हैं, मैनेजमेंट किया जाता है, उसको आप क्या बोलते हो? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अच्छा, आगे देखोगे, जितने बच गए हमारे हिंदू एंड डेट फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, एनी एजेपी, जितने भी बच गए हैं,
इनका किस पर डिपेंड करता है? इनका डिपेंड करता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इनका किस पर डिपेंड करता है? इनका डिपेंड करता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, यहां तक अगर कोई समस्या हो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और किसका कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो क्या होता है अभी बताएंगे। जिसके बेस पर किसी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, कौन पर्सन रेजिडेंट हो रहा है, रेजिडेंट में ऑर्डरली, कौन सा नॉन ऑर्डरली, कौन सा नॉन रेजिडेंट, ये सारी बात डिपेंड करती है आपकी टॉपिक। ठीक है, तो किसका निकलेगा? पर्सन का निकलेगा। पर्सन में कौन कवर है? जो कवर है, उनके अलग अलग के अलग अलग बातें, और वो बातें तीनों मैंने आपको बता दी। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो बताएं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो कौन कौन इंडियन सिटीजन का माना जाता है, जरा चेक करो। सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन कौन वो पर्सन है जो इंडिया का सिटीजन माना जाता है? देखो मेनली हमको यहां फोकस करना है कौन सिटीजन है। जैसे अगर आप ध्यान दो, प्रियंका चोपड़ा सिटीजन थी इंडिया की, है भी, बट आउटसाइड इंडिया रह रही हूं, वहां का सिटीजनशिप भी ले लूं, है ना। अब ध्यान दो, अगर आप सॉरी, अक्षय कुमार का कनाडा, बट रहे कहां है वो? तो देखो कि सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना। अब कैसे आप पहचानोगे कौन पर्सन इंडिया का सिटीजन है, कौन इंडिया का सिटीजन नहीं है? आओ पहले हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं अपने इनकम टैक्स में। ठीक है, आ जाओ सब लोग। इसके आगे सब लोग लिखेंगे आराम आराम से, सब बच्चे लिख लें। देखोगे जब बात करोगे आप सिटीजन ऑफ इंडिया की, ऐसा कोई पर्सन जिसका बॉर्न ऑन और आफ्टर 26/1/1950 बट अप टू 17/1987, है ना। इसका मतलब एक चीज जो छूट गया है, पहले हम लोग उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग। उसके नीचे आप लोग 5-6 लाइन छोड़ के पहले इसको लिख लें। देखो इसके पहले, देखो यहां पर हम लोग बात कब करें? आफ्टर इंडिपेंडेंट, आजादी के बाद की बातें करें। तो आजादी के पहले का सिचुएशन क्या था, ये कौन जानेगा? हम लोग कैसे, आइए देखते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कौन कौन से पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन के माने जाते हैं? इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी? कोई बच्चा बताना चाहेगा? इंडियन ओरिजिन का मतलब है कौन पर्सन इंडिया का माना जाएगा, इंडियन माने जाएंगे वो। ठीक है, या इंडिया में जन्म लिया हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो देखोगे इफ ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट, यदि वे या उसके पेरेंट्स मम्मी पापा और एनी ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स आर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया दैट इज बिफोर 1947, या उसके ग्रैंड पेरेंट में कौन आ जाता है? दादा दादी नाना नानी सब आ जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखो, अगर कोई पर्सन या उसका कोई पेरेंट या उसका ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट है, ठीक है, या उसमें जन्म लिया हुआ है, वो पर्सन इंडियन ओरिजिन का माना जाता है, मतलब इंडियन सिटीजन माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जब बात करोगे आप सिटीजन ऑफ इंडिया का, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन सिटीजन एक्ट 1955 बात करता है, अगर कोई पर्सन बॉर्न ऑन और आफ्टर 26/1/1950, जिसका जन्म कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 के बाद, है ना, बट अप टू 1 जुलाई 1987, अगर कोई पर्सन है जिसका जन्म आफ्टर 26 जैन 1950 के बाद बट बिफोर 1 जुलाई 1987 हुआ है, वो पर्सन क्या माना जाएगा, ध्यान रखोगे, वो पर्सन माना जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया। कैसे माना जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया, माना जाएगा कैसे, बाय बर्थ इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ हिज हर पेरेंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, आप सिटीजन माने जाएंगे इंडिया के कैसे, बाय बर्थ, जन्म से ही माने जाएंगे। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ हिज हर पेरेंट्स। यहां पर हमको अपने सिटीजन पेरेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इस बात का। अगर आप इंडिपेंडेंट के बाद 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक इंडिया में जन्म ले लेते हो, तो आपके पर्सन का स्टेटस या कोई भी चीज, जन्म स्थल चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर आपने इंडिया में जन्म ले लिया, इस दौरान आप पर कौन बन जाओगे, इंडियन ओरिजिन या सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे बच्चे जो सीएसई में फाउंडेशन में, उनके लिए टॉपिक रिक्वायरमेंट है, बीकॉम वाले अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लें, एनी अदर पेपर के बच्चे भी इसको पढ़ लें। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए बेटर रहेगा। अब हम लोग देखते हैं, ऐसा कोई पर्सन जिसका जन्म कब हुआ, बॉर्न विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1987, ऐसा कोई पर्सन जिसका जन्म कब हुआ है, देखो ध्यान से, जिसका जन्म कब हुआ है, जिसका जन्म हुआ हो 1 जुलाई 1987 के बाद बट बिफोर 31 दिसंबर 2004। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर भी एक बात है, देखेंगे सब लोग, लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया आइदर ऑफ हिज हर पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ। यहां पर क्या बोला, वो सिटीजन माना जाएगा इंडिया का यदि, इफ, यदि आइदर ऑफ हिज हर पेरेंट्स, वो या उसके मम्मी पापा, सॉरी, हिज और हर पेरेंट्स मतलब क्या है, उसके गार्जियन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ। अगर 1997 के बाद बट 2004 तक की बात होगी, तो देखोगे आप उसके पेरेंट्स कहां के हो, उसके जन्म के समय सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो इंडियन सिटीजन होंगे, उनका बच्चा भी क्या हो जाएगा, इंडियन सिटीजन हो जाएगा, अदरवाइज वो इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। गार्जियन का मतलब कोई भी, पेरेंट्स का मतलब कोई भी, मम्मी पापा, ठीक है, मम्मी पापा कोई भी एक। फिर आगे देखेंगे सब लोग। अब ऐसा कोई पर्सन जो, जिसका जन्म कब हो रहा है, जिसका जन्म हो रहा है 31/12/2004 के बाद, ये बताओ सब लोग हमको। पर्सन बॉर्न विथ इफेक्ट फ्रॉम 3 दिसंबर 2004 अप टू टिल द डेट, तो ऐसा कोई पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा यदि उसके पेरेंट्स क्या माने जा रहे हैं, पढ़ने एक बार, सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। वो सिटीजन तभी माना जाएगा जब उसके गार्जियन क्या माने जा रहे हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया माने जा रहे हैं उसके जन्म के समय। ठीक है, तो तीनों में देखो, इसमें क्या बोला है, आप इस डेट से इस डेट के बीच में इंडिया में हो जाओ, जन्म ले लो, बॉर्न कर जाओ, आप क्या मानिए जाओगे, सिटीजन। यहां पर क्या है, इसके इन दोनों डेट के बीच में आपके अगर पेरेंट्स कहां के हैं, उनका बर्थ कहां का है, इंडिया का है, आपके बर्थ के दौरान उनका सिटीजन ऑफ कहां के माने गए, इंडिया के माने गए, आप भी कहां के सिटीजन मानिए जाएंगे, इंडिया की। और यहां पर भी वही बात की गई है, इस बात को आप ध्यान रखोगे।
ठीक है। अब आउटसाइड इंडिया का कौन माना जाता है, जरा चेक कर लोगे। आउटसाइड इंडिया का कौन माना जाता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से डेट ऑफ साइनिंग ऑफ। जिस दिन से आपने ज्वाइन कर लिया है और उस दिन से लेकर जिस दिन तक आप बाहर, ठीक है, अंदर नहीं आ जाते। फिर डीम्ड इंडिया में कौन माना जा रहा है, 365 दिन होते हैं टोटल साल में। जितने दिन आप बाहर रहे हो उसको माइनस कर दो, अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा आ रहा है तब तो हो, अदरवाइज आप नहीं माने जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इनमें हमारी बात इतनी ही है। ठीक, तो देखोगे रेजिडेंशियल स्टेटस किसका निकलता है, पर्सन का। तीनों बात मैंने इसमें आपको क्लियर की। फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कौन है, सेक्शन 115 बात करेगा इनकम टैक्स एक्ट का, कोई भी पर्सन, ठीक है, जहां पर उसके पेरेंट्स है, उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न किए हो, वो पर्सन क्या माना जाएगा, इंडियन ओरिजिन को माना जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया सिटीजन ऑफ इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस जब आप बात करते हो तो यहाँ चेक करते हो, क्या चेक करते हो, ऐसा कोई पर्सन जिसका जन्म बॉर्न कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1/7/1987 के बीच में, वो पर्सन क्या माना जाएगा, इंडियन सिटीजन। यहां पर उसके पेरेंट्स का आप ध्यान नहीं रखोगे कि उनकी सिटीजनशिप कहां है, बट ध्यान रखोगे जब 87 से 2004 की बात होगी तो आपके जन्म के समय आपके पेरेंट्स को सिटीजन ऑफ इंडिया का अगर मिला हुआ है तो आप सिटीजन होगे, अदरवाइज नहीं होगे। और सेम बात उधर भी रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। ये सारी बातें मैंने आपसे कर ही ली है। चलो, सबका पॉइंट नंबर 7 तक हो गया था। पॉइंट नंबर 7 के आगे एक बात करते हैं हम लोग। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, बताए पहले वो हमको। देखोगे, if a person is resident in previous relevant to assessment year in respect of any source of income, अगर किसी पर्सन की, हमने यहां पर क्या होता है आपको, अगर यहां पर हम किसी पर्सन की इनकम का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखोगे, अगर एक पर्सन की इनकम का कैलकुलेशन हो गया है तो कोई भी सोर्स हो, चाहे वो इनकम फ्रॉम सैलरी हो, चाहे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हो, चाहे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो या अदर सोर्स हो, किसी भी हेड की इनकम के लिए वो कैलकुलेशन किया जाएगा। यहां पर ध्यान रखोगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग पर्टिकुलर इनकम के हेड का कैलकुलेशन करें, है ना। यहां पर हम क्या करें, किसी पर्सन के इनकम, पर्सन का स्टेटस कैलकुलेट करें, ना कि इनकम का स्टेटस। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, आप पर्सन का स्टेटस कवर करो। ठीक है, 8वां पॉइंट देखोगे, एनी पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट shall not be considered to be income of the current year in any status, है ना। ध्यान रखोगे, अगर आपने कोई इनकम पिछले साल जनरेट की है, अर्न की है, तो वो इनकम करेंट ईयर की इनकम नहीं मानी जाएगी, और ना तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, ना तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, और ना ही नॉन रेजिडेंट किसी भी पर्सन की इनकम में टैक्सेबल नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान रख लोगे। आपको यहां तक बात समझ में आ गई, पक्का पक्का आगे बढ़ना देखेंगे। फिर एग्जाम्पल पढ़ लें सब लोग। सब लोग यहां तक पढ़ लो। लिखा हुआ है लास्ट में एग्जाम्पल, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 2011-12 shall not be taxable in 1890।
23-24 हमारा असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर 22-23। अगर कोई इनकम 22-23 या मान लो 18-19 की इनकम है, क्या अभी टैक्सेबल होगी? क्या नहीं, क्योंकि वो कब की इनकम है? 18-19 की। 20-21 की इनकम अभी टैक्सेबल होगी? नहीं, क्योंकि वो कब की इनकम? 20-21। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पास अनटैक्स इनकम को आप यहां पर कंसीडर नहीं करोगे। फिर एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एंड इनकम रिसीव अंडर सेक्शन 10 इज एग्जिम्ड एंड शेल नॉट बी टैक्सेबल इन ऑल केस। ऐसी कोई इनकम जो एग्जिम्प्टेड इनकम है या एग्रीकल्चर इनकम है सेक्शन 10 की, वो यहां टैक्सेबल नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखोगे, चाहे वो कोई भी केस हो। ठीक है, यहां तक। अगला पढ़ेंगे, सॉरी, द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूडिंग TWI। TWI का मतलब क्या है? टेरिटोरियल वाटर इन इंडिया। TWI का मतलब क्या है? टेरिटोरियल वाटर इन इंडिया। अभी समझा रहे हैं उसको। अगर कोई पर्सन इंडिया में है, अगर वो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में भी है, ये पॉइंट सफिशियंट है कि वो इंडिया में था। ठीक है, अब टेरिटोरियल वाटर इंडिया क्या होता है, सिर्फ बोट क्या है, ये सारी बात हम डिस्कस करने चल रहे हैं। सब बच्चे आ जाए वापस। देखो सब लोग, ये लिख लें फटाफट आप लोग। लिखते रहें, जल्दी आसान हो जाएगा। जितना बेटा लिखोगे, दो फायदे हैं उसके, चीजें याद भी होंगी, नोट्स भी कंप्लीट होगा और काम भी होता रहेगा आपका। और ध्यान रखो, ये नोट्स आपका नहीं, ये नोट तो मैंने आपको लिखाया है। आपको मेहनत इसके अलावा भी करनी है, ध्यान रखिए इस बात को। देखोगे यहां पर सब लोग, ये इंडिया का कुछ मैप इस तरह है ना? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है बेसलाइन। ये हमारा क्या है? बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब क्या? जहां तक इंडिया की बाउंड्री डिसाइड की गई, इसके आगे अंदर पानी के 12 नॉटिकल माइल अंदर इंडिया, और 200 नॉटिकल माइल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किस पर्पज के लिए? ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पज के लिए इंडिया माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखोगे आप। इसके आगे जो भी है वो हाई सी एरिया है। तो देखोगे, अगर बोट से आके यहां पर हो, ये बोट है हमारी, तो आप ध्यान रखो, यहां से पानी के अंदर हो, इंडिया में कंसीडर किए जाओगे। इस बात को आपको ध्यान रखना। यहां से बाहर है, आप इंडिया के बाहर है, बट इस लाइन के अंदर हो, आप इंडिया में हो। और यही पॉइंट सफिशिएंट है आपके इंडिया में रहने के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ये पूरा आप बना लो पहले। ये हमारा बेस लाइन है, जहां तक इंडिया का पूरा मैप है। इधर दोनों साइड समुद्र, पानी। तो पानी के अंदर 12 नॉटिकल माइल और बाहर 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया माना जाएगा। और इस पानी के अंदर आप हैं, इंडिया में हैं, ध्यान रखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग। टेलीग्राम के चैनल पर मैं सभी चीजें भेज दूंगा, ध्यान रखना इस बात को। और एक बात, टेलीग्राम के चैनल पर रोज क्विज भेजा जा रहा है ना? उसमें क्या है, छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, भेजे जा रहे हैं। अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करें, उसके आंसर फाइंड आउट करें। ठीक है, और अगर उसमें आप सही पूरे राइट आंसर देंगे, ग्रीन टिक हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये बात, पॉइंट नंबर 10 आपका क्लियर हो गया। यहां से इसको ध्यान रखेंगे आप।
यहां तक कोई समस्या हो बता दे भाई। तो इंडिया का मतलब क्या हो गया, समझ गए ना आप? अगर इंडिया के पानी में भी हो तो समझ जाओ आप कहां पर हो, इंडिया पर हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस और एक्टिव, नॉर इज इसेंशियल स्टे शुड बी एट सेम प्लेस। जरूरी नहीं है अगर आप इंडिया में आए हो तो काम करो, एक्टिव रहो, सो रहे हो इंडिया में, वो डेज भी काउंट किए जाएंगे आपके रेजिडेंशियल स्टेटस में। इस बात को आपको ध्यान रखना। जरूरी नहीं आप एक प्लेस पे हो, इंडिया में कहीं पर भी हो, समुद्र में हो, ऊपर आसमान में हो, पाताल में हो, कहीं पर हो, इंडिया में हो, काउंट किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग अ पीरियड स्टे इन इंडिया, both the date of departure and arrival in India are considered to be India। अब देखोगे एक बात ध्यान से, जब आप कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ डेज पे, तो जिस दिन आप इंडिया को छोड़े हो और जिस दिन इंडिया में आए हो, दोनों डेज को आप अपने स्टेटस में कैलकुलेट करते समय ऐड कर देंगे। जिस दिन इंडिया में आओ, जिस दिन इंडिया गए हो, दोनों डेज को कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेज के ऐड कर देंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, आप नोट कर लें। तो आज की जो हमारी क्लास है, ये 12 पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए, ठीक है। अब कल हम लोग बात करेंगे कंडीशन क्या है इन सब चीजों की, और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उन सभी की बात हम लोग अपने अगले क्लास में करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी बच्चों को टाटा बाय बाय, ठीक है। अच्छा, द कॉमर्स हब ऑफिशियल का ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप लोग इससे अधिकतम से अधिकतम जुड़े, ठीक है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि कॉमर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट को प्रोवाइड करूं और बेहतर से बेहतर तरीके में प्रोवाइड करूं, ठीक है। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमारे इंस्टा, टेलीग्राम सबसे ऐड हो और उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें। और लगातार जो इसमें क्विज कंपटीशन के क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं, आप उसको भी कैलकुलेट करते रहें, सॉल्व करते रहें, आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको टाटा बाय।